जय हिंद दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग का सृजन का बैच है, देखिए मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहूँगा सृजन होता क्या है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये जो पूरी वीडियो है, जो पूरी क्लास है, इस क्लास में हम लोग दो काम करेंगे। ठीक है, एक काम वो करेंगे, जो भी दोस्त, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो 2022 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करेंगे और मेंस का एग्जाम देंगे, वो सभी एक बात को समझे, आप लोगों को मेंस की आंसर राइटिंग आज से करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हिंदी जो है सृजन दैनिक उत्तर लेखन एक कार्यक्रम है, वहां पर आप लोग डेली 2 क्वेश्चन लिखते हैं। महीने में 24 दिन की आंसर राइटिंग होती है। ठीक है, उसकी फीस नए स्टूडेंट के लिए 1200 है और उसके अगले मंथ से उसकी जो फीस होती है वो 1000 रुपये होती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हुआ। और इस क्लास में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर मंथ का जो सृजन बैच है, जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मैराथन क्लासेस होंगी, 4 मैराथन क्लास होंगी। ठीक है, वो 1.5-2 घंटा आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं लाइव। उसके बाद दोस्तों जो मेन चीज होगा वो होगा 10 तारीख से। ठीक है, 10 तारीख से डेली 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आप लोगों को मॉडल आंसर दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को कॉपी चेक करके इवेल्युएट करके जो टीचर्स हैं उनके द्वारा दी जाएगी। तो ये हमारा पूरा सृजन कार्यक्रम है। जो भी साथी, जैसे आप में से बहुत से लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट की है, क्या मैं सृजन बैच को ज्वाइन करूं, क्या मेरे लिए ज्यादा लाभकारी होगा? तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा, अगर आप 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर सीधी सीधी एक बात समझिएगा, आप कभी भी एग्जाम देना चाहते हैं और आपने बेसिक तौर पर एनसीईआरटी पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ करके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिविल सर्विस की, वो अगर आपने समझ ली है, तो आपको आंसर राइटिंग के लिए सृजन बैच ज्वाइन करना चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो सृजन का जो शेड्यूल है दिसंबर माह का, उस शेड्यूल को देखेंगे। वहां पे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो टॉपिक्स लिए गए हैं, उसका कैसे प्रयोग करना है, टॉपिक्स में से कहां से करंट अफेयर्स को लिंक करना है। आज हम लोग थोड़ा स्टडी लेवल पर जाएंगे। ठीक है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे टॉपिक को कैसे लिंक किया जाए, और इस शेड्यूल को देख करके आप ये क्या अंदाजा लगाएं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहां पर आपको शेड्यूल दिया गया, यहां पर आपको 48 टॉपिक का नाम दिया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में सृजन के बैच में दिए जाएंगे। ठीक, अभी आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप इस शेड्यूल का प्रयोग कैसे करें, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि GS1 का जो पेपर है दोस्तों, उसका शेड्यूल है, सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है गांधीवादी आंदोलन। ठीक है, गांधीयन मूवमेंट। अच्छा, एक बात और, जो सृजन का बैच होता है दोस्तों, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। हम सृजन के बैच में जो मॉडल आंसर है वो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं, कॉपी भी दोनों लैंग्वेज की चेक की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही माध्यम जो मेरे साथी है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे दिया है पहला गांधीवादी आंदोलन, तो इसके लिए आप लोग करना क्या होगा ना, गांधीवादी आंदोलन के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप आधुनिक भारत का जो इतिहास है वहां से एस्पेक्ट लोगे, तो गांधीवादी आंदोलन जैसे जितने प्रकार के आंदोलन रहे, ठीक है, असहयोग रहा, सविनय अवज्ञा रहा, भारत छोड़ो रहा, ऐसे तमाम जो आंदोलन है, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, इन सभी को एक साथ पढ़ना भी आवश्यक है। या फिर और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन एक आ सकता है कि इनमें से किसी एक आंदोलन के बारे में आपसे कमेंट, आपका व्यू यहाँ पर पूछ ले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है गांधीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अगर बेसिक में क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने अगर आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिया है, आपने इन सभी आंदोलन को समझा है, गांधी जी का जो पूरा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में उसको आप लोगों ने समझा है, तो गांधीवादी आंदोलन से और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि गांधीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका करंट से क्या लिंक करके आप उसका यूज कर सकते हैं, क्या प्रासंगिकता यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन एथिक्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन मानिए अगर मैं डे 1 में ऐसा क्वेश्चन देना ही चाहूं, तो आप इसको मना तो कर नहीं सकते हो कि नहीं सर ये तो GS1 का पार्ट नहीं, GS1 का पार्ट है, गांधीवादी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है और इतिहास के पोर्शन में आता है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग करना क्या होगा, आप लोग उठाइए जो इतिहास की जो भी आप फंडामेंटल बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग राजीव वहीर फॉलो करते होंगे, स्पेक्टर फॉलो करते होंगे, तो आप एक बुक उठाइए, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, ठीक है, वहां से आप गांधीवादी आंदोलन में से जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे टॉपिक पढ़िए, लेकिन कुछ टॉपिक तो आपने पहले पढ़े होंगे ऑलरेडी, जैसे कि मानिए आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सब कुछ पता है, आप मत पढ़िए। अगर आपको सविनय अवज्ञा के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, एक दो फैक्ट आप वहां पर रीचेक कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित मुद्दे, तो बहुत से लोगों को हो सकता है कि सांप्रदायिक पंचायत जो था उसके बारे में कोई आइडिया ना हो। ठीक है, कम्युनल पंचायत जो आया था, ठीक है, मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, वो क्या था उसके बारे में हो सकता है बहुत लोगों को आइडिया ना हो। आप लोग बुक पढ़िए, बेसिक टॉपिक से तैयार करिए, ये आप लोगों का टॉपिक तैयार कराएगा। आप लोगों का एक जो पूरा जीएस का टॉपिक है वो टॉपिक तैयार होगा इस टॉपिक को देख करके। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा वो भी आपको नहीं पता है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे
उस पढ़े हुए नॉलेज का यूज करके आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। ये तरीका होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आया, तुरंत क्वेश्चन को गूगल किया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी हिंदी भी अगर क्वेश्चन बनाती है तो क्वेश्चन वही देगी जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। और बहुत सारी संस्थाएं भी वही काम करती है। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। अब वो लोग क्या करेंगे, जैसे मानिए उन्होंने गूगल किया, मानिए किसी बहुत बड़ी कोचिंग की वेबसाइट पर उनको जो है उसका पूरा आंसर मिल गया। अब वो कॉपी पेन उठाएंगे, एक एक शब्द पढ़ करके उसका आंसर राइटिंग कर देंगे। वो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, आपको कोई लाभ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग करना क्या है, आप लोग को शेड्यूल का प्रयोग करना है। शेड्यूल में जो टॉपिक दिया गया उसको पढ़िए, सांप्रदायिक पंचांग के बारे में पढ़िए कि मैकडोनाल्ड घोषणा हुई थी, क्यों हुई थी, तो गोलमेज सम्मेलन के बाद जो सरकार की कुछ योजनाएं थी लेकर के आया था उन्होंने, ठीक है, इसके क्या क्या मुद्दे रहे, इसने क्या क्या चीजें किया, जैसे कि इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, इसने क्या किया कि हिंदुओं में जो अस्पृश्य वर्ग था, जैसे कि माना जाता था उस टाइम पर, ठीक है, उस वर्ग में और जो मेन वर्ग था उन दोनों में विवाद उत्पन्न किया, तो हिंदू वर्ग में भी एक अच्छा खासा बंटवारा देखने को मिला, ठीक है। यूरोपियों को अधिक विशेषाधिकार दिए गए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो सांप्रदायिक पंचांग के जो मुद्दे थे वो आप समझाइए। आप बताइए कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को रोकने के लिए इसने क्या भूमिका निभाई। इन सब बातों को लिंक करके आप पहले पढ़ाई करिए, फिर जो क्वेश्चन आएगा आप उस अपने पढ़े हुए नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन लिखिए। अगर आपको आता तो आप लिखिए, जो भी समझ में आता उसको लिखिए। 8-9 मिनट 10 मिनट टाइम वॉच बना करके लिखिए, ठीक है। एक बात समझिएगा, टाइम वॉच का प्रयोग करिए, ठीक है। 8-9 मिनट, जैसे शुरू में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एक आंसर लिखने में आधा घंटा लग जाए, ठीक है, बिल्कुल है, लिखिए, ठीक है। लेकिन 10-15 दिन बाद आपको टाइम के अंतर्गत लिखने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। आप टाइम क्लॉक रखिए अपने पास, देखिए कि कितना टाइम लग रहा है आपको आंसर राइटिंग करने में, और वो टाइम भी अपने आंसर के नीचे लिख दीजिए सर्कल करके कि सर मुझे 15 मिनट लगा, मुझे 20 मिनट लगा, मुझे 8 मिनट लगा, ठीक है। वो वहां पर आप मार्क करते चलिए, तो हम लोग भी देखकर अंदाजा लगाएंगे, अच्छा 8 मिनट में जो आंसर लिखा गया ये कितना अच्छा है, ठीक है। एक अंदाजा लगाने का तरीका यह भी होता है, एक बात समझिएगा, ठीक है। ये हो गया आपको सांप्रदायिक पंचायत कैसे पढ़ना है, गांधी आंदोलन में कैसे पढ़ना, ये हो गया। अच्छा, अगला टॉपिक है इटली में फांसीवाद। अब बताइए कि इटली में जो फांसीवाद था उसकी क्या कारण थे, कि अति राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी की क्या कॉन्सेप्ट था, इन सब की क्या भूमिका थी इटली में फांसीवाद को जन्म देने में, उसको आप बताते जाइए। बताइए कि फांसीवाद के अंतर्गत जो इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी बनाई गई, ठीक है। वहां पर जो प्रमुख नेता थे जैसे कि मुसोलिनी था, ठीक है, मुसोलिनी की जो कॉन्सेप्ट था ना, जब वो भाषण देता था तो जनता एकदम पागल हो जाती थी, ठीक है। तो नेता के प्रति एक प्रकार की भक्ति थी। देखिए, भक्ति टर्म दरअसल एक बहुत विवादित और पॉलिटिकल टर्म है अभी इंडिया में, ठीक है, लेकिन मैं उस भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। एक जो उस समय मुसोलिनी से जो नेता थे, ठीक है, जो तानाशाही नेता थे, उनके प्रति जो जनता के अंतर्गत विश्वास था, वो फांसीवाद को जन्म देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया। ये आप बताइए कि सेना की वहां पर क्या भूमिका थी, सशस्त्र सेना जो थी उसने क्या वहां पे रोल निभाया। तो आप ऐसे पूरे फांसीवाद को कंट्रोल एक्सप्लेन करते हुए आप पहले स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तब आप जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्वेश्चन का आंसर लिंक करके लिखिएगा। ऐसे ही दिया हुआ है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाई की है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं क्या करूं। मैं अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी क्या हुआ कि पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया यूपीएससी वालों का, ठीक है। तो लोगों ने कॉल किया, अब क्या कह रहे हैं सर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री तो आज तक पढ़ी ही नहीं है, मैं उसको तैयार कैसे करूं। तो देखिए, तैयार करना, पहली बात तो प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले आपका जो मेंस की तैयारी है वो हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जो 2-3 महीने का समय बचता है वो बहुत कम समय होता है, उसमें आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो भी साथी 2022 की एग्जाम देने वाले, बात समझिए, आपको मेंस की आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आने वाले 2-3 महीनों में आप आंसर राइटिंग अच्छे से करिए, फरवरी तक करिए बल्कि, ठीक है, फरवरी तक खूब अच्छे से आंसर राइटिंग करिए। हम लोग तो अप्रैल तक कराएंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल तक हम आंसर राइटिंग कराएंगे प्रॉपर, लेकिन आप लोग फरवरी तक तो कम से कम मिनिमम जो कहा जा सकता है वो फरवरी तक करिए, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 2 तरीका है, ठीक है। एक तो आप सिलेबस के टॉपिक उठाइए, सीधे गूगल करिए, ठीक है, पढ़िए उसके बारे में, या फिर जो आपका नोट्स होंगे जहां पर आपने पढ़ाई की होगी वो पढ़िए, ठीक है। दूसरी बात, आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी, आपको समझ में नहीं आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, वहां से जो टॉपिक क्वेश्चन में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए, उन टॉपिक्स को बस पढ़ डालिए, ठीक है, पढ़िए, उनके नोट्स बना लीजिए अधिक से अधिक, नहीं तो बस टॉपिक रीड करके आप एक बार रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। या फिर उससे अच्छा तरीका, सृजन की आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है फांसीवाद, अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अब इस 2 टॉपिक को जो है आप पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ करके, इसके टॉपिक को जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ करके एक नोट्स बना लीजिए, ताकि मेंस एग्जाम से पहले आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो टॉपिक्स है ये रिवाइज करने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है।
एक बात समझिएगा, आप लोग क्या करते हैं ना कि आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाएंगे, ठीक है, 4 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है वहां पर, उससे फायदा नहीं है। उस वर्ल्ड हिस्ट्री को आप 2 महीना में पढ़िए, 10 दिन में पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आप मेंस आंसर राइटिंग में उसका प्रयोग कर सके, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप यहाँ से लिंक करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है डे 9 में, ठीक है। अच्छा ये आप देख रहे हो कि डे 1, डे 5, डे 9, डे 13 क्या है, तो ये हर चौथे दिन GS1 का पेपर है, ये यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो 2, 6, 10, 14 तो ये GS2 का पोर्शन है, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब 9 में आपका ज्योग्राफी दिया हुआ है, ज्योग्राफी में क्या है, तापमान का वितरण, भारतीय मानसून। अब एक बात समझिएगा, भारतीय मानसून जो है या फिर तापमान का वितरण है, ज्योग्राफी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या फिर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप 2 काम करिएगा। आप भारतीय मानसून के संदर्भ में जो वर्तमान में न्यूज में जो आंकड़े रहे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस 2-3 पॉइंट को, 2-3 आंकड़े को, 2-3 रिपोर्ट को आप अपने दिमाग में पहले से याद करके रखिए। तापमान का वितरण, तो आप बताइए कि तापमान का वितरण तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन रिसेंट में ऐसी चेंजेस देखने को हम लोग को मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब करंट अफेयर से लिंक करेंगे तब जाकर के आपके आंसर में इनरिचमेंट आएगी और आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। या फिर एक काम और, जैसे कि यहां पर तापमान का वितरण और भारतीय मानसून, इन दोनों का भारत का मैप बना करके प्रॉपर वहां पर आप लोकेशन बताइए, आप बताइए तापमान का वितरण कैसे होता है, भारतीय मानसून कैसे आती है, कैसे जाती है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात समझिएगा, आपको भारतीय मानसून के लिए अगर मैप बनाना होगा, आपको वहां पर आधा घंटे का समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपके सामने 8 मिनट 9 मिनट का ही समय होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक एक भारत का मैप बनाएंगे, उसमें हर स्टेट दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे अच्छा इस यहाँ पर इतनी बारिश होती है, यहाँ पर इतनी बारिश होती नहीं। आपको रफ डायग्राम बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि एग्जामिनर को देख करके समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और वो आपको बनाना होगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, उसको और कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीजें मैपिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग इन दोनों क्वेश्चन में जरूर यूज करिएगा, ये मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूं, और ये आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा अगला क्वेश्चन, महासागरीय तापमान, इसको भी आप लोग कुछ लिंक करिए, कुछ रिसेंट एग्जाम्पल से लिंक करिए, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल याद करिए, कैसे क्या चेंजेस होते हैं, क्या हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चुनौतियां होती है, ठीक है, कहाँ अपवाद देखने को मिलता है, ठीक है, किस अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सब में क्या क्या अंतर होते हैं, ये सब आप पढ़िए। पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एग्जाम्पल इसकी याद करिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को सृजन की आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करने से पहले पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डे 17 में देखिए सोशल से क्वेश्चन दिया, सोसाइटी से क्वेश्चन है, ठीक है, समाज से क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है। एक है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन। अब देखिए महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको आप लोग कई एस्पेक्ट में डिवाइड करके बता सकते हैं, जैसे कि अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, जैसे कि सिंपल अर्थों में सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं, आर्थिक मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है, पारिवारिक मुद्दे कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर आप एक मुद्दे बता सकते हैं। फिर लैंगिक मुद्दे कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं कि ओल्ड एज में जो महिलाएं होती है उनको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। आप बता सकते हैं कि जब ये लोग जॉब करने जाती हैं तो कार्यस्थल पर जो यौन हिंसा होती है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बता सकते हैं कि कार्यस्थल पर ग्लास सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इन लोगों को आगे प्रगति करने से रोकता है। आप बताइए कि एक पिंक कॉलर जॉब माना जाता है इन लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा बता सकते हैं कि कोविड में, जब कोविड का समय आया था तो घरेलू हिंसा में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो ये सारे मुद्दे महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं और यहां पर प्रॉपर आप लोगों को एग्जाम्पल का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, आप डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं बता सकते हैं कि नहीं पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं के संबंध में मुद्दे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुद्दे क्या है, तो लैंगिक भेदभाव हो रहा है, यौन हिंसा हो रही है, बस ये मुद्दे नहीं है। यहां पर आपको आंकड़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अनवांटेड गर्ल्स का आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2018 में क्या दिया गया था, ठीक है। 21 मिलियन का जो आंकड़ा था वो कैसे आया, क्यों दिया गया। आप बताइए कि ग्लास सीलिंग के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। आप बताइए कि महिलाओं संबंधित मुद्दे और क्या है। बताइए कार्यस्थल पर यौन हिंसा जो हो रही है उससे क्या प्रभाव पड़ा है, कितने लोग जॉब छोड़े हैं, कोरोना में जो हिंसा हुई है घरेलू हिंसा उसकी कुछ आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि जो वृद्ध जन है उससे महिलाओं का जो परसेंटेज है वो कितना है और वहां पर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे मुद्दों को जब आप लिंक करेंगे अपने आंसर राइटिंग में तब आपका आंसर इनरिच्ड होगा, आपको जो नंबर है वो ज्यादा मिलेंगे। अगर आप सिर्फ स्टैटिक आंसर लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे कि नहीं ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको आंकड़ों का प्रयोग, आपको रिपोर्ट का प्रयोग, आपको डाटा का प्रयोग अपने आंसर राइटिंग में करना पड़ेगा। वैसे ही दिया है कोविड-19 एंड पॉवर्टी, ठीक है। आप यहां पर आंकड़ा बताइए, आप बताइए कि नीति आयोग क्या कहता है कि कोविड-19 के कारण जो गरीब हुए हैं वो कैसे हुए हैं, ठीक है।
कौन कौन गरीब हुआ है, आंकड़ों का क्या चेंजेस है, जो पॉकेट जो हेल्थ खर्च हुआ है उसने क्या प्रभाव डाला इन सब चीज़ों पर, ठीक है। जॉब छूटी है, जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी जॉब छूटी है तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब का जब प्रयोग करके आप आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, माइग्रेशन रिपोर्ट का प्रयोग करेंगे, तब आप अपने आंसर को अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सृजन में देखने को मिलेंगी। मॉडल आंसर मिलेगा, वहां पर आप लोगों को केस स्टडी के माध्यम से समझाया जाएगा, एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आंकड़े दिए जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग को कैसे इनरीच करना होता है। आप लोग देख सकते हैं सैंपल सृजन के आंसर के तौर पर कई सारे आंसर मैं खुद अपलोड कर रहा हूं चैनल पर, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे मॉडल आंसर अपलोड किए गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में चैट कॉपी अपलोड की गई है, ठीक है। एसए के मॉडल आंसर अपलोड किए गए, तो वो सारी चीजें देख के आप समझिए कि आंसर को इनरीच करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। और वो आप लोग को डेली प्रैक्टिस से आएगा, चाहे आप यूपीएससी हिंदी के साथ करिए, चाहे आप दुनिया के किसी संस्थान के साथ करिए, या फिर आप खुद से करिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस का जो सबसे अच्छा फायदा होता है सृजन जैसे कार्यक्रम में जुड़ने का, वो ये होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है। आपको दिखता है कि अच्छा इस ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 में 48 लोग आंसर राइटिंग कर रहे, तो मैं क्यों ना करूं, मैं पीछे क्यों रहूं, या फिर मैंने पैसे दिए हैं तो मैं इसको क्यों ना लिखूं, मैं मेरे पैसे बर्बाद होंगे अगर मैं वहां पे नहीं लिखूंगा तो इन सब चीजों को लिंक करते हुए आप अपने आंसर राइटिंग को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण, लोक नृत्य, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण में क्या कर सकते हैं आप लोग, यूपी में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आया, 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई गई है, ठीक है। वहां पर बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण जो अभी विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, वो आप लोग वहां पे उसका जिक्र कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं। सृजन में हमने पहले भी क्वेश्चन दिया था इससे संबंध में, तो इन सब चीजों को आप लिंक करिए। लोक नृत्य देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे मुझे नहीं लगता है करंट अफेयर से कुछ लिंक कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप में से बहुत से लोग कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नया इनोवेटिव करेंगे और कुछ लिंक करके जरूर लिखते हैं, तो वो सब चीजें देख करके हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों ने मेहनत की है, ठीक है। तो लोक नृत्य के संदर्भ में आप लोग कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं कि सरकार लोक नृत्य को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही है, अभी कौन कौन सी स्कीम लेकर के आई है, क्या क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों को लिंक करते हुए आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। ऐसे ही जीएसटी को टॉपिक्स देखिए सर आप लोग, ठीक है। पहला टॉपिक है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आप बताइए कि रिसेंट में क्या मुद्दा रहा कि ये टॉपिक न्यूज में रहा, इसको लिंक करते हुए आप आंसर को अपने आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए जनसंख्या नियंत्रण में एक टॉपिक और रहा था, अभी मुझे ध्यान आया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5 की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से कम हो रही है, जनसंख्या कम नहीं हो रही है, जैसे जो टीएफआर है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 होना चाहिए, उससे जो है हम लोग थोड़े कम होने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं। तो बहुत सारे आकलन देखने को मिल रहे हैं, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र करते हुए आप लोग अपने आंसर को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, बताइए आप लोग क्या देखते हैं इस संदर्भ में, आपको क्यों न्यूज में रहा, इसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लक्ष्मीकांत से पढ़ करके पॉलिटिक्स जो सोच आप पढ़ते हैं उसको लिंक करके यहाँ पर अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है संसदीय प्रणाली और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए संसदीय प्रणाली और उत्तरदायित्व का सिद्धांत आप बहुत सारी चीजों को लिंक करिए यहाँ पर, आप बताइए कि क्या कारण रहा है कि अभी भारत में जो उत्तरदायित्व वो कम हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि भारत में उत्पादकता कम हो रही है। देखिए मुझे क्वेश्चन नहीं पता ये क्वेश्चन क्या बना है यहाँ से, लेकिन टॉपिक पता है तो मैं अपने सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करूंगा। मैं अपने मन में पहले सारे आंकड़ों को बना के रखूंगा, अच्छा ये आंकड़े मैं याद कर लेता हूँ, इस आंकड़ों को मैं नोट कर लेता हूँ, हो सके जो क्वेश्चन आए उसमें हम लोग इस आंकड़े का प्रयोग कर सके, ठीक है। अब बताइए कि जो पिछला मानसून सत्र रहा लोकसभा का, वहां पर मात्र 22 घंटे की कार्रवाई हुई, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम सत्र रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, तो आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ कंक्लूजन में दे सकते हैं, जैसे कि जो पूर्व प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने क्या कहा था, 3D का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट, ये 3 कॉन्सेप्ट देकर के उन्होंने बताया था कि इन तीनों को फॉलो करते हुए हम लोग जो है संसद की जो उत्तरदायित्व है, जो संसद की उत्पादकता है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लिंक करिए अपने आंसर में, सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए, तो वहां पे जैसे प्रणब मुखर्जी का 3D कॉन्सेप्ट को आप लोग यूज करिए। तो इन सब चीजों को जब आप करेंगे अपने आंसर में, तब आपका जो आंसर बढ़ेगा। अच्छा अभी आप लोग सोच ये रहे होंगे कि इतने आंकड़े हम लोग को याद कहां से होंगे, इतने एग्जाम्पल हम लोग कहां से उठाएंगे, ठीक है। इसी के लिए कहा जाता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी करिए। प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है दोस्तों, वो आप लोग को देती है आंकड़ा, वो आप लोग को देती है डाटा, वो आप लोग को देती है जानकारी, एग्जाम्पल्स, फैक्ट, केस स्टडी, उनका प्रयोग करना होता है हम लोग को आंसर राइटिंग में। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही चीज है, दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड हो सकती है, दोनों को हम लोग अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग को भी करना होगा। अब
जो मैंने अभी आप लोगों को जितने आंकड़े दिए वो मैंने कहाँ से पढ़े? मैंने पढ़े विजन की मैगजीन से। मैंने पढ़े कि विजन की मैगजीन में जो एग्जांपल्स आते हैं, जो केस स्टडी आती है, जिस कारण से न्यूज़ में रहता है, आप न्यूज़ देख रहे होंगे। जैसे कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़ में था, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा, तो वो आप लोगों को पता होगा। और बाकी जैसे मैं 3D जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो 2-3 साल पहले जब प्रणब मुखर्जी ने भाषण दिया था तब न्यूज़ में रहा था। अब मैंने उस डाटा को, उस सजेशन को अपने दिमाग में बैठा लिया है। जब भी पार्लियामेंट के संदर्भ में कोई सजेशन पूछेगा मुझसे, मैं उस 3D कॉन्सेप्ट को चिपका दूंगा, ये मुझे पता है। और यही काम आप लोगों को करना है। आप लोगों को अपने एग्जाम्पल्स को, अपने केस स्टडी को, अपने आंकड़ों को मन में पहले से याद करना है। क्वेश्चन जैसा है उसके हिसाब से उन आंकड़ों में से अच्छा आंकड़ा छाटिए, अच्छे रिपोर्ट छाटिए, चिपका दीजिए, ठीक है। ये जब चीज़ अप्रोच आप फॉलो करेंगे तब जाकर के जो है आप लोगों का जो है आंसर राइटिंग अच्छी हो पाएगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए। अगला दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। आप बताइए पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा? कोविड के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी समस्याएं आई थी। कोविड से लिंक करिए इस चीज को। आप बताइए कि ऑक्सीजन की समस्या के कारण क्या क्या सिस्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी रही थी पिछले समय, तो कितनी सारी डेथ हुई थी। हालांकि संसद में सरकार ने नहीं माना है ऐसे कोई भी डेथ को, लेकिन आप लोग लिंक करके एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। सिटीजन चार्टर, आप बताइए सिटीजन चार्टर जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां। बताइए कि जो इसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद नहीं है, इसमें अपडेट नहीं किया जाता है इसको, जिस कारण से इसका कोई प्रयोग वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हालांकि इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों को लिंक करते हुए नागरिक केंद्रित अवधारणा जो सरकार की, उसको लिंक करते हुए आप अपने आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए लिखा हुआ है ई गवर्नेंस। अब बताइए ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी चुनौतियां क्या होती है, कुछ सुझाव दीजिए। अब बताइए कि जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि क्या MCA 21, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 21 करके एक वेबसाइट बनाई गई, जहां पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रेखांकित करते हुए सरकार कुछ प्रयास करेगी, ठीक है। तो MCA 21 को आप लिंक कर सकते हैं। आप बताइए कि ई कोर्ट का जो न्याय विभाग का जो परियोजना है वो ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। आप बताइए कि स्वामित्व योजना ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। बताइए जो भूमि प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का शायद है, ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश का है, उसको आप लिंक करिए यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब चीजों को लिंक करिए। डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, ठीक है, भीम, ये सब चीजें क्या है? तो ई गवर्नेंस का प्रकार है। और जब आप जैसे कि उमंग ऐप ने सुना होगा, माई गवर्नमेंट ऐप, ठीक है, इन सारों ऐप को यूज करिए। आरोग्य सेतु क्या है? तो ई गवर्नेंस का अच्छा खासा एग्जाम्पल है, आप लोगों को देखते होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब चीजों को ई गवर्नेंस में लिंक करिए, आंकड़ा दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से अपने आंसर को इनरीच करिए, ठीक है। अगला टॉपिक है संघात्मक और एकात्मक शासन। तो बेसिक है, फंडामेंटल टॉपिक है पॉलिटी का, आप लोग पढ़कर इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा। आप बताइए कि न्यायिक समीक्षा में रिसेंट में ऐसे कौन कौन से केस रहे जो कि विवाद बनाए, जिसने बताया कि अच्छा ये विवाद बन सकता है। न्यायिक समीक्षा का जो संवैधानिक प्रावधान है वो बताइए। बताइए कि इंदिरा गांधी का जो विवाद, जो इंदिरा गांधी वाद था सुप्रीम कोर्ट में, उसी वाद में न्यायिक समीक्षा को संविधान का मौलिक संरचना माना गया, ठीक है, मूल संरचना का हिस्सा माना गया। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताइए। बताइए कि ये कब जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल सक्रियता में बदल जाता है, ठीक है, और क्यों चुनौती उत्पन्न करता है। इन सब चीजों को आप लिंक करिए। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फंडामेंटल टॉपिक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वहां से आप उठाइए, आंसर को लिख करके लिखिए। अगला सूचना का अधिकार और वर्तमान मुद्दे। अब बताइए कि RTI एक्ट में रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हुए। अभी कानून लेकर के आई थी सरकार 2019 में, क्या क्या चेंज किया उसने, उससे कौन कौन से मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, क्या चुनौती वास्तव में RTI के संदर्भ में अभी विद्यमान है, उन सब चीजों को लिंक करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगला है चुनाव और परिसीमन संबंधित मुद्दे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, कारण यूपी में चुनाव है, ठीक है, यूपी पीसीएस वाले तो जानते ही होंगे, ठीक है। 2022 का चुनाव है, चुनाव से लिंक करिए आप लोग। परिसीमन संबंधित मुद्दे, तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया गया है, ठीक है, एक आयोग बनाया गया, परिसीमन कमीशन बनाया गया, तो उसको लिंक करिए। उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको समझिए। बताइए कितनी बार बना, क्या क्या करता है, कौन कौन से मुद्दे हैं, चुनौतियां क्या क्या है, वो पढ़िए आप लोग। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात समझिएगा, जो टेल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछता है कि चर्चा करें, ठीक है। अब चर्चा करें का मतलब होता है कि आप उसकी मुद्दे बताएं, आप चुनौतियां बताएं, आपको सुझाव दें, कुछ अपना इनोवेटिव तरीका बताएं कि इस तरीके से इस मुद्दे को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चर्चा करने का मतलब दोनों होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट्स, सजेशन, इन सब को लिंक करते हुए आपको आंसर लिखना होता है। तो जो टेल वर्ड्स है उसको समझिए पहले। टेल वर्ड्स के लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी क्लास ली गई है, ठीक है, आप लोग एक बार जाके देखिएगा, वहां पर अगर आप लोग पढ़िए, उस क्लास में क्या क्या समझाया गया कि टेल वर्ड्स का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है बंधुआ मजदूरी, ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी, ग्राम न्यायालय, इन दोनों का जो बेसिक टॉपिक है
वो तो आप समझिए कि दोनों का मतलब क्या होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, बंधुआ मजदूरी का कुछ वर्तमान एग्जाम्पल देते हुए, ठीक है, अभी कुछ आंकड़ा का प्रयोग करिए, आप कोविड से लिंक करिए और फिर उसको अपने आंसर में इंक्लूड करिए, ठीक है। आप आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है, उसके कुछ आंकड़ों का प्रयोग करिए और बंधुआ मजदूरी संदर्भ में सरकार के प्रयासों को लिंक करिए। अब बताइए कि यूएन क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है और कहाँ कमी अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने डे 22 का टॉपिक दिया हुआ है, आप डे 21 से पहले इस टॉपिक को पढ़ लीजिए खुद से गूगल करके, जो जानकारी लेनी, जो आंकड़े इकट्ठा करने वो इकट्ठा कर लीजिए। और जब डे 22 का क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, तब वहां पर आप लोग बिना कुछ देखे खुद से आंसर राइटिंग करिएगा, तब आप लोग को फायदा होगा, ठीक है। वैसे ही आप लोग अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, तो अगला टॉपिक देखिए क्या दिया हुआ है। ये है आपका GS3 समान अध्ययन 3 के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि किफायती आवास, बजट। देखिए, मैं सारे टॉपिक नहीं उठाता, मैं कुछ कुछ टॉपिक उठाता हूँ, जैसे कि जैसे ये देखिए, रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द रेलवेज, डे 15 का टॉपिक है। आप बताइए कि इसके लिए हाल ही में एक विवेक देवराय कमेटी बनाई गई थी, एक सैम पित्रोदा कमेटी बनाई गई थी 2010-11 के अराउंड में, ठीक है, विवेक देवराय कमेटी बनाई गई थी। आप बताइए कि रेलवे में निजी क्षेत्र में सरकार क्या प्रयास करी, सरकार का क्या लक्ष्य है। जैसे सरकार यात्री रेलगाड़ियों के संचालन के लिए कुछ स्कीम लेकर के आ रही है। सरकार का योजना के तहत 22-23 तक करीब 12 यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाए, जो कि निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित हो, ठीक है। तो उन सबको लिंक करिए, उसकी कुछ चुनौतियां बताइए, कुछ सजेशन बताइए, उसके लाभ को सोचिए पहले से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके मन में तरह तरह के प्रश्न इस टॉपिक के संदर्भ में बन जाने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर से लिंक करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए। मैगजीन कराई जा रही है, विजन की जुलाई और अगस्त दोनों महीने की मैगजीन हो रही है, जुलाई की तो हो चुकी है, अगस्त का भी करीब आज डे 5 है ना, हाँ, तो करीब 6-7 क्लास हो चुकी है। अभी ये क्लास आप लोग की चलेगी करीब 15-16 तक, ठीक है। 15-16 दिसंबर तक लगातार आप लोग की सुबह 9 बजे क्लास हो रही है। क्लास देखिए, एक बात समझिएगा, मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, हम लोग तो मेहनत करके क्लास बना रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। आप लोग को 1 घंटे की क्लास देने के लिए हम लोग को 2 घंटा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का 3 घंटा जाता है उस 1 घंटे क्लास में, और उसकी समस्या क्या पता है, व्यूज कितने आ रहे हैं, 100, 150, 200 व्यूज आ रहे हैं। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति 3 घंटा 4 घंटा मेहनत करके 1 घंटे का वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, और उसकी व्यूज ना आए, आप लोग देखें ना, और फिर आप लोग हम लोगों से, आप ही लोग में से बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स मेरा तैयार नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहां से पढ़ूं। अरे भाई, हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसको तो आप लोग देखिए पहले। जो चीज़ें कराई जा रही है, मैं आप लोगों को गारंटी साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ, यूट्यूब पर ऐसा कहीं भी कोर्स नहीं कंप्लीट चलाया जा रहा होगा, ठीक है। अभी पूरी तरीके से निःशुल्क हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, देखिए टीम का मूड थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। टीम कह रही है भाई कि अगर हम लोग को प्रॉफिट नहीं होगा, हम लोग को अपना ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा और हम लोग को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं हम लोग के लिए। अभी तो हम सब कुछ फ्री करा रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग नहीं देख रहे, तो हम मोटिवेट कैसे हों। ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना तो लाइक आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी समस्या है, इस पर हम लोग विचार करें, हम लोग क्या करें इसके आगे की हम लोग की रणनीति क्या हो। लेकिन आप लोग वीडियोस को देखिए, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, ठीक है। जैसे अगला टॉपिक है ओवरग्राउंड वर्कर। तो ओवरग्राउंड वर्कर एक बार पढ़िए, क्यों न्यूज़ में रहा, क्या समस्याएं हैं, कौन कौन चुनौतियां हैं, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। जैसे वस्त्र उद्योग के लिए PLI स्कीम। अब बताइए कि वस्त्र उद्योग की जो PLI स्कीम लाई जा रही है, उससे फायदा क्या होगा। उससे फायदा ये होगा कि रोजगार का सृजन होगा, भारत में निवेश आएगा। सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ठीक है। जो वस्त्र उद्योग का जो सेक्टर होगा, महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती है, ठीक है। महिलाओं का जो जॉब है वो सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग के सेक्टर में देखने को मिलता है। तो अगर वस्त्र उद्योग की सरकार कुछ प्रयास करेगी, PLI स्कीम लेकर के आएगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव करके जो है, ठीक है, वो लेकर के आएगी, तो फायदा किसको होगा, ऑब्वियसली महिलाओं को ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लिंक करिए। अगला टॉपिक है निर्यात में भारत के खराब प्रदर्शन। तो आप बताइए, कुछ आंकड़ों दीजिए, जैसे कि आप बताइए कि 2018-19 में जो भारत का जितना निर्यात था, उससे कम निर्यात भारत 2019-20 में किया है। अब इसकी चुनौतियां बताइए, क्यों किया है, कारण बताइए कि कोविड का समस्या था, भारत पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है। इन सब कारण से जो निर्यात है भारत का वो कम रहा, तो भारत में भी समस्याएं देखने को मिली, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो रही है, ठीक है। इन सब आंकड़ों का प्रयोग यहाँ पर आप लोग करिए। अगला कि WTO में कृषि पर समझौता है, ठीक है, AOA एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो आप इसको बताइए कि भारत का क्या रुख है इसमें, बाकी विश्व का क्या रूप है, WTO क्या कहता है इसके संदर्भ में, ठीक है। इन सब चीज़ों को लिंक करिए। बताइए कि सब्सिडी के लिए जो 3-4 सेक्शन बनाए गए हैं इसमें, ठीक है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या है पढ़िए पहले, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो अभी आपको पता नहीं है, तो पहले टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, तो आप यहाँ पर लिंक करिएगा। अगला टॉपिक दिया है कि भारत में कृषि तनाव, एग्री क्राइसिस इन द इंडिया।
तो आप इसको बताइए कि भारत में जो अभी कृषि तनाव है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो भारत में जो किसान है, ठीक है, उनके पास जो लोन है वो बहुत बड़ी संख्या में है, ठीक है। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, वहाँ पर दिया था कि कृषि से जितने जुड़े परिवार हैं उनका जो ऋण है वो करीब 50% वृद्धि देखने को मिला। मतलब हर कृषि परिवार पे करीब 75,000 रुपये का लोन एवरेज है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बताइए यहाँ पर कि अशोक दलवाई की जो कमेटी बनाई गई थी, जो इनकम है उसको डबल करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके क्या फायदे हुए, क्या कर रही है सरकार अभी इस क्षेत्र में। आप बताइए कि जो सॉइल कार्ड स्कीम है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ठीक है, जो बाकी इंश्योरेंस की स्कीम लाई गई इसमें, ठीक है, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस बीमा योजना, कृषि बीमा योजना, वो क्या है, उसके लाभ क्या है, कृषि तनाव बनने कुछ आंकड़े दीजिए, ठीक है। उन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए आप अपने आंसर राइटिंग को यहाँ पर आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। अगला देखिए एथिक्स। अब एथिक्स के लिए मैं आप लोग कुछ बात बताना चाहूँगा, ठीक है। एथिक्स के लिए एक सबसे बड़ी बात ये आप लोग खुशखबरी है, खुशखबरी है कि एथिक्स के लिए सत्यप्रकाश सर एक प्रॉपर प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्राम की अभी स्ट्रक्चरिंग क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है, हालांकि वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग आपको बेसिक टॉपिक एथिक्स के पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्लास हमारी उम्मीद है कि 10 या 11 के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए पहली बात बहुत लाभकारी होगा। दूसरी बात, एथिक्स के लिए जो आप लोगों को करना ये है कि सिलेबस में जो मूल्य दिए हुए हैं सिविल सर्वेंट के लिए, जो मूल्य दिए हुए हैं, जैसे कि करुणा, दया, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन सारे मूल्यों की डेफिनेशन को आप लोग याद करिए, प्लस उनके एग्जाम्पल अपने मन में पहले से सोच करके रखिएगा, ठीक है। ये सारे काम आप लोगों को पेपर देने से पहले करने होंगे, तब जाकर के आप लोगों को जो है एथिक्स का लाभ होगा, ठीक है। दूसरी बात, एथिक्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एथिक्स के लिए जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है वहां से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है भिक्षावृत्ति, ठीक है, बैगिंग। ये करंट अफेयर्स का न्यूज था। मैं जब इस पेपर को बना रहा था मैंने ये देखा कि भिक्षावृत्ति से जो क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन क्यों दिया कि हाल ही में एक आंकड़ा आया था, ठीक है। वो आंकड़ा क्या कह रहा था कि भारत में जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बैगिंग में इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने से मना कर दिया, ठीक है। एक पीएलआई दाखिल की गई थी जहां पर यह कहा गया था कि भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि भिक्षावृत्ति में होता क्या है कि एक कई माफियाओं के द्वारा बच्चों को अगवा करके, ठीक है, और उनसे जबरन भिक्षावृत्ति कराई जाती है, ठीक है। तो वो एक अपराध होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपराध मानने से मना कर दिया है। कारण उसने कहा कि बहुत से लोगों की जो आजीविका है वो भिक्षावृत्ति पर डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत से लोग मजबूरी में करते हैं, बहुत से लोग को देखिए माफियाओं की तरह कराया जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन बहुत से लोग मजबूरी में करते हैं और सरकार ये कहती है कि आजीविका का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो वो यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप लिंक करिए, इस कारण से न्यूज में रहा था, कुछ आंकड़े उठाइए और तब भिक्षावृत्ति की जो पक्ष और विपक्ष है उन दोनों में अपने तर्कों को पहले से तैयार करके रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के जो मूल्य हैं, 5 मूल्य हैं, उन मूल्यों को पढ़िए। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कई बार इससे पहले भी क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें क्वेश्चन क्या देता हूं मैं, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता बताइए, गांधी जी के मूल्यों की प्रासंगिकता बताइए, ठीक है। वहां पर आप लोगों को करना क्या होता है, गांधी जी के मूल्य आप सबने पढ़े होंगे, ठीक है, कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, उनका जो जंतर मंतर का कॉन्सेप्ट वो क्या है, 3 बंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़े हुए हैं। इन सब को अपने आंसर राइटिंग में प्रासंगिकता वाले क्वेश्चन में कैसे लिंक करना है वो समझिए। जैसे कि गांधी जी का स्वच्छता का कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो इसकी प्रासंगिकता ये है कि कोविड के टाइम में जब हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटाइजर, हाथ धोना, मास्क लगाना, ये क्या है, ये स्वच्छता की निशानी है। तो कोविड जैसी आपदा को रोकने के लिए गांधी जी का जो स्वच्छता का कॉन्सेप्ट है उसको अगर मैं फॉलो करूं तो हम स्वच्छता को रोक सकते हैं। इस बात को आप लिंक करके यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि अपरिग्रह, मानिए इन्हीं का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अगर, तो अपरिग्रह में आप बताइए कि कुछ आंकड़े दीजिए, ठीक है। आप बताइए कि अस्ते चोरी न करना क्या होती है, इससे कुछ आंकड़े दीजिए। बताइए कि भारत में रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, समस्याएं क्या हैं। जैसे गांधी जी का राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरल राष्ट्रवाद है, ठीक है। वो कहता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद को मानेंगे, अपनी देशभक्ति को अपना काम करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के जो राष्ट्रवाद है वो क्या है, तो वो हिंसा के आधार पर राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आप भारत को नहीं मानता, पाकिस्तान चले जाइए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आप प्रासंगिकता से लिंक करिए, ठीक है। और समझिएगा प्रासंगिकता वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम्पल
देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल और आंकड़ों का प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे तो आंसर राइटिंग आप नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है प्रासंगिकता वाले क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर जो बनाया था मेन बॉडी का, वो स्ट्रक्चर ही होता है। आप टेबल फॉर्मेट का प्रयोग करिए, ठीक है, प्रॉपर। वहां पर आप बताइए, एक तरफ मूल्य बताइए, एक तरफ बताइए आप लोग कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, और प्रासंगिकता में आप लोग बताइए कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आप बताइए, सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीएसआर की अवधारणा है वो क्या है, तो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट का एक नया वर्जन है। आप बताइए कि स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, वो क्या है, तो वर्तमान में जो व्यापार युद्ध चल रहा है यूएसए और चाइना के मध्य में, उसको कम करने के लिए स्वदेशी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा भूमिका निभा सकता है। आप बताइए कि भारत की आत्मनिर्भर योजना, भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी, ये सब क्या है, तो ये स्वदेशीकरण का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, उसी का नया स्वरूप है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको लिंक करना पड़ेगा एथिक्स में, ठीक है। अगला है ट्रोलिंग क्या होता है, तो ट्रोलिंग आप सब जानते हैं, ट्विटर जो चलाते होंगे, जो फेसबुक चलाते होंगे, अच्छे समझते होंगे ट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। ट्विटर चलाने वाले ज़्यादा समझते होंगे, ठीक है। किसी को भी ट्रोल कर देना, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, जैसे कि मानिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई कमेंट में ये कहने लगे कि सर आप तो आपके देखिए इतने बड़े बड़े बाल हैं, आपके इतनी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रोलिंग करने के लिए कुछ भी हो सकता है, मेन मुद्दे से भटक करके किसी भी मुद्दे पर किसी व्यक्ति को ट्रोल करना ट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके फायदे, इसके नुकसान, ये आप लोग पढ़ के रखिएगा, क्वेश्चन वहां पर हमने दिएगा, ठीक है। अगला है रेफ्यूजी कॉन्सेप्ट, तो आप समझते होंगे अभी क्या हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला कर दिया, तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो रेफ्यूजी की संकट एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन का जो यूएनएचसीआर है, ठीक है, जो रेफ्यूजी के लिए वर्क करता है, उसके कुछ आंकड़ों का प्रयोग करिए, बताइए कितने रिफ्यूजी भी पूरे विश्व में विद्यमान है। आप बताइए कि रोहिंग्या जो शरणार्थी संकट था, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे कुछ आंकड़े पढ़िए। आप बताइए कि भारत ने शरणार्थी संकट से निपटने के लिए क्या किया है, तो रोहिंग्या के लिए उन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन इंसानियत नाम का एक प्रोग्राम लेकर के आया। इन सब चीज़ों को जब अपने पूरे आंसर में लिंक करेंगे, तब आपके जो है आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है लोक लुभावनी चुनावी घोषणा, तो अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ था कि पंजाब में इलेक्शन होने वाला था, तो जो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, देखिए मैं एक पार्टी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, दरअसल सारी पार्टियां वही करती हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको रिसेंट में एग्जांपल बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर कहा कि हम वहाँ की महिलाओं को, जो भी 18+ महिलाएं, उनको हम एक स्कूटी देंगे, हम उनको ये चीज़ देंगे, हम उनको टैबलेट देंगे। यूपी में भी ऐसा ही हो रहा है, हर जगह ऐसा होता है। तो ये लोक लुभावनी चुनावी घोषणाएं जो होती है, इनका क्या होना चाहिए, इनकी जो आलोचना है, इनके जो पक्ष है, दोनों पर चर्चा करिए, कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए इस संदर्भ में, ये आप लोग यहाँ पर पहले से सोच के रखिएगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, संधारणीयता, इसका वास्तव में क्या मतलब होता है उसको समझिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध, ठीक है, वही महात्मा बुद्ध की प्रासंगिकता वाले क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर, उसको पढ़ के रखिए आप लोग। इनके केस स्टडी होंगे, तो केस स्टडी देखिए कैसे होंगे। केस स्टडी के लिए हमारे चैनल पर कई सारी क्लासेस ली गई हैं गौरव सर ने, वो सारी क्लासेस आप लोग देखिए। उसके साथ ही साथ केस स्टडी के लिए क्या करिएगा आप लोग ना, कि प्रॉपर जो मॉडल आंसर दिया जाएगा, वहाँ से देख करके आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर केस स्टडी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग सृजन के बैच में हम लोग को बता दीजिएगा, वहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास बना करके केस स्टडी वाले टॉपिक्स को वहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। ऐसा ही इंटरनेशनल एथिक्स क्या होता है, तो बताइए इंटरनेशनल एथिक्स क्या होता है, तो इंटरनेशनल जो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, दो देशों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, ठीक है। मानव अधिकारों को जगह दी जाए, शरणार्थियों को हर जगह राहत दी जानी चाहिए। ऐसा करके कुछ अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का जो कॉन्सेप्ट है, उसके सारे तत्वों को समाहित करते हुए आंसर लिखना है। फिर आपका कर्म के नैतिक और अनैतिक तत्व, ठीक है, मोरल और इमोरल एलिमेंट्स ऑफ द एक्शन, तो इसके बारे में आप लोग पढ़िए कि जो कर्म होता है, जो आपका एक्शन होता है, उसके मोरल और इमोरल दोनों कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से मुद्दे हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में और क्या किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को लिंक करिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो टॉपिक है, इसको आप लोग लिंक कर सकते हैं कहाँ पर, GS1 सोसाइटी वाले सिलेबस में भी लिंक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जो पोर्शन है, ये आप लोगों का सृजन का आंसर राइटिंग का शेड्यूल है। इस शेड्यूल को फॉलो करिए, जैसे मैंने आंकड़ों का प्रयोग बताया, एग्जाम्पल का प्रयोग बताया, उसको करिए। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग के लिए डेली शाम को 6 बजे क्लास तो हो ही रही है, और 6 दिसंबर से मैराथन क्लास भी होगी डेली शाम को 6 बजे, तो वो तो आप लोगों को कंपलसरी देखना ही देखना है, ठीक है। वो फ्री है सभी के लिए, वो देखिए आप लोग। सृजन का बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। कोई आप लोगों को सुझाव होगा, कुछ डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रॉपर पूछिएगा, वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से सृजन के बैच में कब, 10 दिसंबर को। वहां से हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और
आज शाम को 6 बजे तो मिलना ही है हम लोग को, कहाँ पर, मैराथन क्लास में यूट्यूब पर लाइव, ठीक है। नोटिफिकेशन चैनल पर दे दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी दोस्त प्रीलिम्स का आज पेपर देने वाले होंगे या फिर दे रहे होंगे, ठीक है, ये वीडियो कब अपलोड होगा मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, तो जो उन्होंने दिया होगा प्रीलिम्स का एग्जाम, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आप लोग एक स्टेप आगे लेकर के बाकी दुनिया जो भी एग्जाम देने से डर रही है, भाग रही है, ठीक है, आराम कर रही है, उससे आप आगे निकल के आपने टेस्ट पेपर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इस टेस्ट पेपर का एनालिसिस जल्दी जल्दी किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।